नया 13वां जो इनका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी उनमें क्या व्यापार होंगे, क्योंकि दुनिया जो है व्यापार पे टिकी हुई है। हमारी दोस्तियां, हमारे रिश्ते, जियो पॉलिटिकल लड़ाइयां उनके कंसेप्ट या युद्ध के कंसेप्ट, हम रिसोर्स और ट्रांसपोर्टेशन और WTO बिल्कुल भी साफ नहीं है, बहुत ज्यादा कट रही है, रिकॉर्ड भी सही नहीं होगी। आप दोबारा से एक बार स्टार्ट करो, आवाज को थोड़ा सा चेक करो इस चीज को। मैं या तो इससे बाहर आ जाऊं, इससे ब्लूटूथ से बाहर आ जाऊं, और तो क्या करूं? इसको बताऊं WTO, इसको ब्लूटूथ को रिकॉर्ड भी सही नहीं होएगा, सेशन भी देखो अपना इंपॉर्टेंट सेशन है। नहीं, अब बताइए आवाज कैसे आ रही है? हाँ आ रही सर, बहुत बढ़िया आ रही। ठीक है, चलो। तो WTO एक्चुअली 1 जनवरी 95 से ये संस्था हुई, गेट से कन्वर्ट हुई। गेट एक जनरल एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के अंदर कुछ कानून नहीं अलग होते हैं। आवाज हैं। वैसे ही हो रहा है, आवाज उससे बाकी वैसे ही लोग हो कह रही रहे है। हैं आपके गड़बड़ हो सकती है, ये दूर से कह रहे हैं ठीक आ रही है, इसका मतलब आपका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके। हाँ सर, हम लोगों को तो बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद जी को कोई समस्या, आप एक बार बंद चालू कर लो अरविंद जी। आपको अरविंद जी कोई प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। तो वो ब्लूटूथ से उल्टा ज्यादा ठीक था। हाँ, सुवालाल जी भी कह रहे हैं सबके ठीक आ रही है, आपके गड़बड़ है ये। तो मैं वापस भी जोड़ लूं इसको ब्लूटूथ पे, और ज्यादा ठीक क्लियर होगी, हवा भी चल रही है तो उसके हिसाब से। तो मैं मेरे ख्याल से अब कंफर्म करिएगा, आवाज ओके है? सही है सर, सही है, आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है हनुमान जी। चलो ठीक है, करते हैं। तो 1995 से लेकर के हमारे देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ उसके अंदर कुछ समझौते हुए, उसके अंदर कुछ कमी हुई। तो WTO का थोड़ा सा मैं संक्षेप कर लूं कि ये 3 पार्ट में बॉडी काम कर रही है। एक तो 164 देश है जो अपने अपनी जगह बैठे हैं, काम कर ही रहे हैं अपने WTO से संबंधित उनके रूल्स रेगुलेशन वगैरह उनको। और दूसरा जो है वो इनका जेनेवा में एक ऑफिस टाइप है जहां पे ये सारे देशों की शिकायतें वगैरह इस तरह से वो काम करते रहते हैं। एक इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक बॉडी बना रखी है जो 7 आदमियों की बॉडी है, और उसके अंदर 3 आदमी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के जरूर होने चाहिए। उस हिसाब से ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का पार्ट भी इनके साथ चलता रहता है। तीनों की तीनों बॉडी व्यापार के ढांचे को संभालती है। मोटा मोटा बनने के पीछे जो इनका था वो ये था कि यार दुनिया के अंदर हम जो है रिसोर्स है दूसरे हैं, इस तरीके से करके मिल बांट के खाएं, पृथ्वी एक सबकी साझा हो, उस तरीके से लोग सुखी हो जाएं, ये भावना लेकर के हम लोग इसमें व्यापार में घुसे थे। इसके बीच में जो भी कॉमोडिटी होती है उसका व्यापार होता है, तो एग्रीकल्चर को भी कॉमोडिटी घोषित किया गया। लेकिन कॉमोडिटी घोषित करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो गई उसमें कि भारत उसमें कुछ उसमें प्रॉब्लम रही भारत को। एक तो ये रही कि 86 से 88 तक का जो 3 साल का पीरियड था उसकी रेट जो प्राइस रेट थी उसको बेस रेट मान लिया गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। 86 में क्या रेट थी, आज कितने साल हो गए, 14 साल वो हो गए, 24 साल ये हो गए, तो करीब 38 साल पहले की रेट और उन क्वांटिटियों को यदि हम जोड़ कर ये 10% का कैलकुलेशन लगाएं AMS के ऊपर, जो एग्रीगेट मेजरमेंट जो है ये MSP सब्सिडी इन लड़ाइयों को लड़ें, तो ये ढांचा बिल्कुल गड़बड़ हुआ। और वो हमारे साइन करने वाले लोगों ने वो तारीख और वो चीज की उसको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से ये एक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। उसके बाद में लफड़ा ये हुआ कि कुछ एक AOA के नाम से एग्रीमेंट का बनने के वक्त AOA में ये कहा गया कि भाई देखो AOA के मामला ये है कि इक्वल प्लेइंग लेवल का फील्ड होगा, यानी सारे एक लेवल के अंदर खेलेंगे, ऊंचा नीचा नहीं होगा। लेवल खेलने का मतलब ये था कि कोई देश इस तरह से कोई सब्सिडी नहीं दे पाएगा, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि 42,000 करोड़ का तो अमेरिका दे रहा है, हमारा जो है 15,000 के आसपास ही प्रति किसान के हिसाब से सब्सिडी बन रही है, तो करीब 250 गुना सब्सिडी अमेरिका दे रहा है। वो ब्लू बॉक्स उन्होंने कैसा क्या कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट में ये ब्लू बॉक्स ऐसे 4 बॉक्स बांटे जिसमें 3 बॉक्स ज्यादातर एप्लीकेबल है
जिसमें ब्लू, रेड नहीं, एम्बर और ग्रीन। तो ग्रीन बॉक्स में छूट दे दी, ब्लू बॉक्स में कुछ ऐसे कानून लगा दिए कि यदि आप फसलों को हम रोकें या रेस्ट्रिक्ट करें कि इतने एरिया में बोओगे तो आप ब्लू बुक की सब्सिडी दे सकते हो, और उसकी पूरी छूट रही। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी उसी में आ रहा है। ये सारी बातें होने के कारण से एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट था वो भारत प्रॉपरली उसको हम इम्प्लीकेबल नहीं करता है। करते करते ये स्थिति हुई कि भारत की जो जनसंख्या थी, उनके तो जनसंख्या थी नहीं, उनको तो माल पैदा करना था और बेचना था। तो माल की तरफ तो ध्यान रहा, लेकिन पब्लिक जो थी खाने वाली उसकी तरफ ध्यान नहीं रहा। 2013 में हमारा दिमाग चला तो हमने एक पीस क्लॉज डाला और कहा कि ये जो है, मैं हमारे तो लोगों के खाने के लिए चाहिए, आप कह रहे हो कि ये करो और इतना दे हो, क्योंकि उसके समझौते ऐसे हैं कि आपको माल देना ही पड़ता है। कई लोग भूखे मर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अपना गोदाम भर लो और एफसीआई खोल कर बैठ जाओ और ये किस्त में कर लो। तो कहा नहीं, आपको देना पड़ेगा, यहाँ माल भेजो। उस चक्कर में हम क्या हुआ कि पीस क्लोज डाला कि भैया ऐसे नहीं है, हमारे तो चलेगा नहीं। इन्होंने कहा फिर ठेका है कि 2017 तक आप इसको सेट कर लो। 2017 में भी सेट नहीं हुआ और वो कंटिन्यू चलता रहा। फिर कोरोना आ गया और अभी तक वो पीस क्लोज लटका हुआ पड़ा है। तो कल मीटिंग में क्या तय होता है इस पीस क्लोज के बारे में, रेटें भी पुरानी है, उसका क्या होता है। किसान भी 3 दिन तक लगातार यहाँ पे इन्हीं बातों पे चिंतन करेंगे, एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि भाई WTO में रहना है या नहीं रहना। हमारा मंच भी यहाँ बैठ के अपनी बात को कुछ न कुछ डिस्कशन में करेगा। कुछ साथी एक्सपर्ट जो है हमारे राय भी रखेंगे कि भाई WTO का फायदा नुकसान क्या है। अब WTO सिर्फ एग्रीकल्चर बेस भी नहीं है, WTO का मतलब दूसरी चीजें भी आती जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल दो, ये झगड़ा ही मेटो, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है, एग्रीकल्चर में हमारे से ये जो व्यापार है उसका कोई किसान को तो मतलब है नहीं, ये एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को मतलब है, इसलिए इससे कोई वो लेना देना नहीं है। फिर इसमें क्या है कि वो 10% की 3 जो बॉक्स बनाए इन्होंने, तो वहां इन्होंने चाल चल दी। उन्होंने ग्रीन बॉक्स ऐसा बनाया कि उनके पास तो बजट था कि ये काम कर दो और ग्रीन बॉक्स के खाते में डाल दो, तो आप भले कितना ही दो। तो वो अमेरिका ने वो काम कर दिए, किसानों के सबके बिजली बिछा दी, तार खींच दिए, कोई पैसा नहीं लगना। सबकी जमीन लेवल कर दी, कोई पैसा नहीं लेना। सबको वो कॉमन इंडिविजुअल किसी को देने वाला नहीं था। अब ब्लू बॉक्स आया तो ब्लू बॉक्स में इन्होंने यदि रेस्ट्रिक्ट किया किसी आदमी को कि भाई आप ये चीज नहीं बोओगे, वैसे तो अपने यहाँ भी रेस्ट्रिक्ट है, आप कह रहे हो अफीम नहीं बो, लेकिन वो बात क्यों नहीं उठ रही है पता नहीं। अफीम नहीं बोए तो भाई हमें ब्लू बॉक्स में सब्सिडी दे दो। मेरा खेत है, मैं अफीम बोऊं नहीं बोऊं वो उस बात को होना चाहिए, लेकिन वो ब्लू बॉक्स के मामले में भी ये नहीं हो पाया। इस तरीके से करते करते हम इस चौराहे पे पहुंच गए कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का क्या करें, और जो सब्सिडी है उसके अंदर हमारे किसानों को सब्सिडी नहीं मिले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इनके कंपैरिजन में। तो ये जो गड़बड़ जाला हुआ, इसके अंदर हमारे किसानों ने कहा कि हमें इस पिंड को छुड़ा दो, हमें पंगे से ही बाहर निकाल दो, तो हम शांति से हैं। तो मेरे साथ कई पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, उनके पास टाइम बहुत कम है, सबने अपने हिसाब से टाइमिंग कहा है। मेघ सिंह जी जुड़ गए हैं। मेघ सिंह जी ने यही कहा कि मैं 15-20 मिनट आपको दे पाऊंगा। मेघ सिंह जी, आप हमें इस दिशा में ले जाएं कि किसानों ने फायदा और नुकसान की बात तो हमें इंगित करनी है कि इसमें WTO से किसानों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हो सकता है फायदा, देश को हो सकता है, किसानों को कोई फायदा दिखता हो या इससे नुकसान ही नुकसान है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। फिर किसानों के ऐसा कौन सी ऐसी चीज पैदा की इन्होंने, WTO का AOA का जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का कौन सा ऐसा कानून है जिसके अंदर MSP देना भी पंगे में है, पीस क्लोज का भी झगड़ा पड़ रहा है। तो इसके ऊपर 5 मिनट 7 मिनट में आप डालिए, फिर मैं रूपचंद जी और सुवालाल जी इनको कंटिन्यू लेने के बाद में फिर वापस सेशन को किसानों के बीच में लाऊंगा। हम सब उसको उस तरीके से डिस्कशन करेंगे कि एक्सपर्ट की राय ले लें कि क्या फायदा क्या नुकसान, और MSP का कहाँ झगड़ा फंसा पड़ा है, क्या पेच है, इन बातों को हम करें। और सेशन हमारा रिकॉर्ड है, इसलिए टू द पॉइंट अपनी बात को सीरियसली रखें ताकि हम किसी YouTube पे मार्फत किसी को पहुंचा सकें। तो मेघ सिंह जी, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि अपनी बात को रखें। ओवर टू मेघ सिंह। हेलो, मेरी हाँ आवाज बोलिए, आवाज
हाँ आवाज आ रही है, आप बैठिए सर, सीरियसली, गाड़ी आपकी आवाज गाड़ी में में- बैठ के। हाँ, मैं गाड़ी में ही हूँ एक्चुअली, और मेरी जो आवाज है ना, आपकी हाँ। आवाज कट कट के आती है मुझे पे। फिर बाद में जब सही नेटवर्क में होऊंगा तब आ जाऊंगा, आप लेते रहो सेशन। आगे अगले पैनलिस्ट को बुला लो, मेरी आवाज रेंज कटती है बहुत। आपकी कट रही है कि मेरी कट रही है? मेरी आवाज के बारे में कंफर्म करो वापस, कोई कौन क्या है? आप अरविंद जी भी कह गए हैं, क्या सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, और मेरे हिसाब से महक सिंह जी की भी बहुत क्लियर आ रही है हमको तो। अच्छा ठीक है, कोई कारण है फिर कोई दूसरा, चलो हमारी भी ठीक एकदम है। साफ आ रही है। हाँ चलो रूपचंद जी, अब आप है ना, आप इसको वर्ल्ड लेवल पे इस कंसेप्ट का क्या मायना है? व्यापार का, व्यापार आदमी कर रहा है और मानव ने अपनी रचना रच ली, रिसोर्स को भी बांटने की कवायद कर ली और सारी कर दी। तो एक फिलोसॉफिकल तरीके से आप क्या सोचते हैं कि ये WTO आखिर क्या कर रहा? फिर हम एग्रीकल्चर के एरा पे जाएंगे, किसानों की बात के ऊपर। तो ओवर टू रूपचंद जी। सबको नमस्कार। ये आवाज आ रही है? ये बताओ पहले। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। क्योंकि मैं गांव में हूँ, इसलिए कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है नेट में। जो WTO को मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है नई, ये है कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का पार्टीशन है वर्ल्ड में, इसमें ग्लोबल नॉर्थ में वो इलाका है जो बिल्कुल ठंडा है, जहाँ पैदावार कम होती है, और ग्लोबल साउथ वो इलाका है जहाँ गर्म है, जहाँ पैदावार तकरीबन सबसे ज्यादा होती है, मिनरल भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है इनका। अब ग्लोबल नॉर्थ की पॉपुलेशन जो है वो 16% है, और ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन है 84%। मतलब जहाँ कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा है और वहां पर कंज्यूमर 16% है। ग्लोबल नॉर्थ की कंजप्शन जो पर कैपिटा है वो 69% है, कि जितनी वर्ल्ड की प्रोडक्शन होती है उसमें 69% कंज्यूम्ड बाय द ग्लोबल नॉर्थ और 31% कंज्यूम्ड बाय द ग्लोबल साउथ। और जो GDP पर कैपिटा है वो ग्लोबल नॉर्थ की है $44,787, $44,787, और ग्लोबल साउथ की है $4,971, $49,171। और साउथ एशिया की जो अपने वाले 4, 5, 8 कंट्री हैं, इतनी इसकी है $1903। अगर इस किस्म का है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि WTO एक वो फ्रेमवर्क है जिसमें ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को और पॉपुलेशन को ग्रिल किया गया है, जाल में फंसाया गया है, ताकि वो अपने यहाँ GDP का पैरामीटर लेकर के प्रोडक्शन करते रहें और अपनी GDP बढ़ाने की खातिर हमें एक्सपोर्ट करते रहें, और नॉर्थ वालों को अच्छी चीजें खिलाते रहे ताकि नॉर्थ वाले हेल्दी और वेल्दी रहें, और ग्लोबल साउथ वाले जैसे भूखे मरे। और वो पोजीशन आप प्रेजेंटली देख सकते हो। जब इस दिशा से प्रोसीड करते हैं कि WTO इसलिए बनाया गया था, तो WTO बनाने के पहले उन्होंने कई कानून पहले ला दिए थे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, GMO LMO राइट को, लिविंग मैटर ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, उनका एक दूसरे के साथ मिलन कैसे होगा, वो आकर के मिलता है, आकर के GM सीट की फॉर्म में आकर के कल्मिनेट होता है। और उसके बाद अब नया जो आ रहा है वो आ गया है, नई इनोवेशन जो AI कंप्यूटराइजेशन वगैरह जो है वो सब उनके पास रखी है, और उन्होंने बाकायदा मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को और वेपनरी को कंट्रोल करके रखा, जिसकी वजह से वो उनके पास 2 ही फार्मूले बचे हैं। एक तो ये है कि GDP के फंडे से जो पैदावार करने वाले लोग उनको GDP के टेंट के तले नीचे ले आओ, उस टेंट के अंदर कितनी इनक्वालिटी है वो सारी GDP छुपवा देती है। GDP के वो शमियाना बनाया हुआ है WTO ने, जिसके अंदर भारत के 80 करोड़ लोग जो 5% kg अनाज पर हैं और 169 जो खरबपति हैं वो सब एक बराबर नजर आते हैं। अगर इस किस्म का फार्मूला बना दिया जाए जिसमें 169 करोड़ खरबपति भारत के और 80 करोड़ वो जनता जो 5 किलो राशन के लिए
भीख मांगती है, वो सब बराबर हैं, उनकी सबकी जीडीपी बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम उस टेंट में रहने के लिए उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया है ताकि लोगों के अंदर ये क्वेश्चन ही ना जाए कि किसी कंट्री के अंदर कितनी इनक्वालिटी है, कितने लोग पॉवर्टी है, कितनी वाटर शॉर्टेज है, कितना वाटर स्ट्रक्चर वगैरह एक्सेट्रा। एक बात। और फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद, एक जीडीपी का फंडा ला करके और फिर WTO को ला करके और उसमें एग्रीकल्चर को जब उसमें ले आए वो, तो एग्रीकल्चर को उन्होंने वो अपने पैटर्न रख दिया और 3 बक्से बना दिए उन्होंने। जो ग्रीन बक्सा है वो एग्रीकल्चर की मार्केट को इन्फ्लुएंस तो नहीं करता, पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और उसमें जो फंडिंग दी जाएगी वो तो WTO एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी सब्सिडी या ऐसी फंडिंग जो मार्केट को प्रभावित करता है, जैसे MSP, तो MSP देने में डंगा अड़ाया हुआ है WTO ने। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर DAP या यूरिया या दूसरे पर मिलती है, इस पे डंगा अड़ाया हुआ उन्होंने WTO ने। इसलिए जहां पर सब्सिडी लगातार कम की जा रही है, क्योंकि WTO के मेंबर है उसको लेवल प्लेइंग करने के लिए। और इधर जो अपना 2000 जो अभी किसान सम्मान निधि है 6000 साल का है, वो ग्रीन बक्स के तहत दे रहे हैं, जिसको हम आसान मानते हैं कि हाँ ये WTO का डंडा है जो सरकार को ये कंपेल कर रहा है कि अगर तुमने एग्रीकल्चर रखना है तो किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दे दो, ये दूसरी सब्सिडी जो है डायरेक्ट ऐड करो, उनको फाइनेंस दे दो, मगर सब्सिडी के फार्म में आप नहीं दे सकते हो। तो इस फार्मूले पर वो एग्रीकल्चर को ला करके जहां खड़ा करना चाहते हैं कि ताकि दुनिया की बड़ी कंपनियां, सीड कंपनी हो, फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनी हो, फूड प्रोडक्शन वाली कंपनी हो, ये सारी दुनिया में एग्रीकल्चर को कंट्रोल करके अपने बीजों के जरिए कि उसके लिए वो कंट्रोल करें। इसके मुताबिक इंडिया को ये चाहिए कि उसमें एक क्लाज है कि अगर आप अपनी कंट्री की लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए अगर आप कोई भी मेजरमेंट अख्तियार करते हैं तो वो आपके लिए लाजमी है और उसको आप रोक नहीं सकते। उस एंगल से चल करके हम WTO से बाहर निकल सकते हैं और एग्रीकल्चर निकाल सकते हैं, इस शर्त पर कि उसके साथ जो सीडों का आपने बार बायलैटरल डिसीजन होंगे, बायलैटरल डिसीजन। अदर्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पर चलते रहेंगे। अगर इंडिया चाहे तो उसमें चल सकता है, अगर सार्क इकट्ठा हो जाए तो उसमें उनकी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और जैसे सार्क में जो भी जब क्राइसिस आता है, हम अपना अनाज यूरोप वालों को खिलाने के बजाय जब लंका में क्राइसिस आया तब अपना अनाज उनको कुछ सब्सिडी पर दे सकते, लाओ भाई साहब खाओ, ताकि उनको जो महसूस हो कि इंडिया हमारा ज्यादा नजदीक है, हमारे नजदीक की ज्यादा गोरे नहीं है जहां से डॉलर आते हैं। उस एंगल से अगर नई दुनिया सोची जाए तो पॉसिबिलिटी है कि साउथ एशिया और इंडिया मिला करके हम WTO का मुकाबला कर सकते हैं और ग्लोबल नॉर्थ की डोमिनेशन से हम फ्री हो सकते हैं। अगर उन्हीं के फार्मूलेशन के मुताबिक हमने अपना डेवलपमेंट मॉडल बनाना है ताकि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, एग्रीकल्चर जमीन वेस्ट हो जाए, रोड वाइडनिंग करनी है ताकि इकोलॉजी को डैमेज किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमने पर्वतों को डैमेज करना है ताकि हमारी इकोलॉजी बिगड़ जाए, ग्लेशियर बिगड़ जाए, दरियाओं का बहाव बिगड़ जाए। और अगर हमने हाइड्रो पावर के लिए पहाड़ों का सीना चीरना है ताकि वहां जाके लैंडस्लाइडिंग हो और इधर आकर के इंडस्ट्री के लिए पावर सप्लाई हो। मैं रूपचंद जी इंटरवेन आपको इस बात के लिए कर रहा हूं कि WTO एग्रीकल्चर के सिवाय और भी प्रोडक्ट जो है वो हम बेचते हैं, लाते हैं, देते हैं। तो बाहर निकलने के बाद में तो हम बाइलैटरल पे नहीं दे सकते, ये मल्टीलैटरल है। तो एकदम से बाहर आ जाना और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए आ जाना, तो क्या एग्रीकल्चर की लड़ाई लड़ी जाए या पूरा WTO से बाहर आने की लड़ाई लड़ी जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर तो इंडिया और साउथ एशिया इस कैपेबिलिटी में है कि अपना भाईचारा करके अपना डिफेंस का बजट नॉर्मल करके हथियारों की बिक्री गोरों की उनकी ग्लोबल नॉर्थ की कम कर सकते हैं उनकी हथियारों की बिक्री हम कम कराएं
ताकि उनका जो डेफिसिट बजट है वो हमसे बढ़ जाए और हमारे पास पैसे बचे, हम किसानों की तरफ डेवलप करें तो हम उनका मुकाबला ऑल राउंड कर सकते हैं, ऑल राउंड। मैंने पार्शल बात इसलिए कही है कि चूंकि इंडिया चूंकि ये छोटे कंट्रियों को उनको जे में समझता है, उनको बराबर इक्वली ट्रीट नहीं करता, चाहे वो मालदीप हो, चाहे वो लंका हो, चाहे भूटान हो, या नेपाल हो, या पाकिस्तान हो, या अफगानिस्तान हो। इनको अपने बराबर के तौर में टीम करता है कि ये मेरी टीम है एक, उनको अपने स्वार्डिनेट मानता है। तब मैंने कहा है कि अगर पार्शलिटी निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर जब किसी को अकेले खेलना हो तो उसको अपने तौर पर खेलना पड़ता है। सुवालाल जी, मैं अब आपको दुनिया नॉर्थ और साउथ, हाँ जोड़ दीजिए। एक पॉइंट बस ज्यादा है, ये जो मैंने आपका डेवलपमेंट मॉडल गिना है जिसमें एग्रीकल्चर की कास्ट पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोलॉजी जो हमारा पानी का लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर की, उसकी कास्ट पर ये हाइड्रो पावर और रोड वाइडनिंग, एयर पोल्यूशन जो ग्लोबल किलर है उसको अंडरमाइन करते हुए हम नेशनल सिक्योरिटी पर जोर दे दें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से ही हम इंटरनेशनल हथियार खरीदने से हम कमीशन खा सकते हैं, अपने पास पैसे आ सकते हैं, हम अपना मनी वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर कोई भी भारतीय जनता या पाकिस्तान के लोग उंगली नहीं उठा सके। तुमने ये हथियार क्यों खरीदे और क्यों लाए भाई, तुमने किसके लिए लाए? ये सब चीजें हम चाहते हैं कि ये WTO से हम कलेक्टिवली हों, सार्क हो जाए तो इकट्ठा बाहर निकल सकता है, इंडिया को तो अपने फार्मूले के मुताबिक करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो सुवालाल जी, अब सवाल ये बन रहा है कि रूपचंद जी ने इस दुनिया को दो भागों में बांट के हमारे सामने प्रस्तुत किया और जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट भी दिया। हम इस बात के ही करना चाह रहे थे, बाकी चीजें तो लिखी हुई है, गूगल पे पड़ी है। इधर छोटे मोटे ज्ञान बांटने से गूगल का मतलब नहीं है। हमें बहुत बड़े स्तर पे इस माइंडसेट से सोचना है कि ग्लोबल साउथ कुछ ज्यादातर 90%, 99% गरीब देश, ग्लोबल नॉर्थ, और इन्होंने जो एक डेटा दिया कि वो माल 69% खा रहे हैं वो 16% लोग ही। तो ये जो बात उभर करके आई है इस बात के लिए, और हमारा जो ये ग्लोबल आसपास का जो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट है, आज पाकिस्तान पे भूख है, हम तालियां पीट रहे हैं। जब WTO बना था तो उसके पीछे कंसेप्ट यही दिया गया था कि कहीं भूखे मर रहे हैं लोग, कहीं ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसलिए ये बना रहे हैं कि एक दूसरे को मिल बांट के खाएं। अब मिल बांट के क्या खाए, पड़ोसी का तो हम बिल्कुल नजदीक ही नहीं जा रहे, हम इस तरह से कर ही नहीं रहे, हम पड़ोसियों के तो दे ही नहीं रहे, जाके वहां पे दे रहे हैं। ये सब बातें उभर करके आई उधर से, ये बात तो है ही। और आप इसको इस साइकोलॉजिकली आप ये सोचें कि एग्रीकल्चर का मॉडल और दूसरा मॉडल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल बिल्कुल अलग है। कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा है, एकदम हवा में कह देना हम बना लेंगे, 65% यूथ है, हमारी चीज कैसे जाएगी, वहां ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो हम कितने देशों के साथ में, 13 देशों से हमारा बाइलेटरल समझौता हुआ आज तक इतने टाइम में, तो हम कैसे बेचेंगे? क्योंकि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अंदर दो बाइलेटरल के अंदर, या टेरिफ से भी कर ले, हम चाइना से माल विद टेरिफ आ रहा है, हम ड्यूटियां बढ़ाते रहे, तो ये वर्कफोर्स क्या करेगी? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को कंसीडर करते हुए हम साउथ और नॉर्थ ग्लोब को बांटते हुए हम किस तरह से संयोजित करें कि WTO हमारे लिए कितना फायदेमंद है। उसमें किसान केंद्र बिंदु है और यूथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़ा हुआ वो केंद्र बिंदु है। दोनों मिलके हम इस माइंडसेट से सोचें, क्योंकि बिल्कुल हवा में बात तो की नहीं जाए, चलो बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं होता। बाहर निकलने के लिए भी, और एक बात मैं आप सबके बीच में शेयर कर दूं कि WTO के अंदर जो भी बातें होती है वो सर्वसम्मति से होती है। ये बड़ी बात है WTO की। कोई भी एजेंडा फिट होता है, मेंबर एंट्री भी 2/3 लोगों की कहने से होती है, ऐसा मेरे ध्यान में है। कोई मेरे इसमें कोई चेंज करना चाहे या कोई किसी का ज्ञान हो तो जोड़ सकता है, ये मैंने इसमें गूगल ज्ञान है मेरा, इसमें लिया। तो सुवालाल जी, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये बात बताएं। थैंक यू सभी को। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो ये विचार लोग रखते हैं कि भारत इंडिया है वो WTO से बाहर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज की जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, इंटीग्रेटेड मार्केट है, जो इंटरडिपेंडेंसी है,
वो ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप वर्ल्ड ट्रेड से बाहर हो ही नहीं सकते हो। तो ये तो सवाल यहाँ बंद कर देना चाहिए कि WTO से बाहर हो जाएगा भारत। दूसरा मेरा ये मानना है कि आपने जैसे बताया कि एक तरफ एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये सोचना और एक हाइपोथेसिस रखना, एक विजन रखना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या हम तैयार है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, कैपिटल है, हमारे पास सोशल कैपिटल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसके अलावा और भी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, रॉ मटेरियल भी है, एनिमल्स भी है, फार्मिंग भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस देश के पास नहीं है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग को भी अगर प्रमोट करते हो या एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के करते हो तो आपको एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देना पड़ेगा। आप खेती को एक तरीके से उद्योग के लिए की तरह चलाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से उद्योगपतियों को, उद्योगों को सब्सिडी मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 10-10 साल तक उनसे कोई वसूली नहीं होती है, उनको खिलाया ही जाता है, उसके बाद में फिर वो खा खा के मोटे होके और अब फिर वो दुनिया में निवेश करने लग जाते हैं, देश में उनका ध्यान नहीं रहता है। तो क्या एग्रीकल्चर में अगर इसी तरीके से निवेश किया जाए जैसे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में किया जाता है, अगर ऐसा ही एग्रीकल्चर में किया जाएगा तो क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरह व्यवहार करेगी? तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं करेगी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है कि इस देश की कल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग इस देश की कल्चर नहीं है। देखिए जो ग्रामीण भारत है जिसमें 60% पॉपुलेशन रहती है, 60% प्लस से है, रिसोर्सेज भी ग्रामीण भारत में है, तो इनके एक कल्चर है ये। अब ये कल्चर खत्म तो हो नहीं सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को एग्रीकल्चर को एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दर्जा देना चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, और जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज है या जो सब्सिडीज है, जो इंसेंटिव्स इंडस्ट्री को देती आ रही है सरकार, वैसा ही एग्रीकल्चर को देगी तो इस देश की इकोनॉमी बदल जाएगी। और दुनिया में जो हम विजन रखते हैं, जो हम दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहते हैं, नॉलेज, यहाँ विश्व गुरु नॉलेज से भी नहीं है, यहाँ विश्व गुरु का मतलब है दुनिया को लीड करना है। तो लीड खाली बातों से तो नहीं की जा सकता है इस दुनिया वर्ल्ड को, आपको व्यापार से लीड करना होगा, उत्पादन से लीड करना होगा। तो ये एक सेक्टर है एग्रीकल्चर जो इस देश को बचा भी सकता है, नहीं तो और आने वाले समय में हालत खराब होगी, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं, शिवलाल जी, मैं आपकी बात को इंटरवेन करते हुए सवाल पूछना चाह रहा हूँ। भारत सरकार ने 3 बिल बनाए कंपनी के मार्फत, वो यही आप जो कह रहे हैं वही मॉडल था कि वो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे और हमें मजदूर बना रहे थे। जैसे आपने पहले एक लाइन कही कि इंडिया की एग्रीकल्चर एक कल्चर है, वहां हम कल्चर के रूप में जी रहे हैं। भारत सरकार ने ये कहा कि आप ऐसा करिए कि आप इसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट इनडायरेक्टली कर दिया था, इन्होंने पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, गोदाम बढ़ा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, सारा कलेक्शन का एपी और एपीसी के मार्फत ढांचा खड़ा कर दिया। अब इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के मार्फत वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा आ रहा जिसमें क्लस्टर बन रहे हैं, 5 क्लस्टर हो चुके। दूसरी खेती को ये दूसरे क्लस्टर इनके दाल में और तिलहन में बन रहे हैं और हल्दी में बन रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या ये जो कर रहे हैं इनके अंदर आपको लगता है कि किसान जो अपनी खेती लिए बैठा है, जो अपने आप को कल्चर के रूप में जीना चाह रहा है, जो अपने आप को स्वामी मान रहा है उस जमीन का, क्या वो इंडस्ट्री का हिस्सा बन के उसमें लेबर या उसमें फिट होने की तैयार है? नहीं तैयार है तो इसको इंडस्ट्री के सिवाय कोई और भी मॉडल हम दे सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, उस एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट लिंक ईश्वर से या प्रकृति से है हमारा, जो भी हो गई तो हो गई। अब मार्केट ने हमें ऐसा, नीतियों ने इतना हमें झकझोर दिया कि किसान क्रश हो गया, और ये तंग करके इनको भगा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में लाने की तैयारी है। पहले इन्होंने केमिकल खेती में कन्वर्ट किया इसको, केमिकल खेती के बाद में अब इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या व्यू पॉइंट रख रहे हैं? बाकी साथियों से भी मैं इस सवाल को पूछूंगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जैसे आपने कहा है कि इनडायरेक्टली है वो सरकार एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के ढांचे में डाल रही है या लागू कर रही है। देखिए, ये इनडायरेक्टली करने का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर को आप एक तरीके से कॉरपोरेट की को ही देना चाह रहे हो। इसको हम एक कॉरपोरेटाइजेशन कहो या प्राइवेटाइजेशन कहो, ये कोई सरकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये कोई पब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। सरकारी के जो ये 3 जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एक्ट के नाम में जो कर रही है, वो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन कहो या उसको कॉरपोरेटाइजेशन कर रही है। जो प्रोड्यूसर है, फार्मर्स है, उनको आप कंज्यूमर्स बना रहे हो, उनको आप सिर्फ लेबर ही बना के रखना चाहते हो, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री का दर्जा देने का मतलब यह है कि सरकार खर्च करे और उसमें प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर बने रहे, उसमें वो लेबर या डेली वेजेज वाले नहीं बने, वो मालिक बने रहे अपने रिसोर्स के, अपने प्रोडक्शन के। उसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में फार्मर है वो खुद मालिक है। तो ये जो भारत में जो इनडायरेक्टली रूप से बता रहे हैं, ये किसानों को मालिक जो है उनको आप मजदूरी ही बनाना चाहते हो और उन पर इस तरीके से आप प्रतिबंध ठीक है, लगाओगे। मैं रूपचंद जी से मैं इसकी बात पर व्यू पॉइंट ले लूं। रूपचंद जी, जो एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट जा रहा है, उसके अंदर फार्मर एक तरफ इसको खत्म करके, और जो ये मॉडल आ रहे हैं, ये मॉडल जो आ रहा है वो कितना रहेगा? और WTO की टांग तो है ही कि जब हम ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दे करके भी हम कर सकते थे, भाई वो ये इनडायरेक्टली एक सपोर्ट है, एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट के नाम से, AMS के नाम से इनको देना होता है। लेकिन पहले तो इन्होंने डेटम लाइन भी वहां से 86 से 88 ले लिया, वहां के डेटा ले लिया कि वहां जितना अनाज पैदा होता था भारत में वो डेटम मान लिया। उन रेटों को, उन डेटम को मान के हम 10% की कैलकुलेशन करें तो मतलब ही नहीं है। यानी ये जो नॉर्थ ब्लॉक जो है, नॉर्थ ग्लोब जो है, इन्होंने ऐसे हमें यूं जंजाल में डाला और इस तरह से यूं कर दिया का। तो आप भविष्य क्या देखते हैं कि क्या WTO में हमारे लिए कुछ जगह बनती है? हम जा नहीं सकते, ये बात तो सुहालाल जी का कहा, ये मैं भी मानता हूं और हमारा सारे पैनलिस्ट जो जुड़े हुए साथी ये भी मानते हैं। लेकिन क्या हम इस बात पे कहीं सोच भी सकते हैं कि हमें ग्रीन बॉक्स की, ब्लू बॉक्स की लड़ाई को लड़ ली जाए और सब्सिडी ये 6,000 की जगह 60,000 या 6 लाख या जितनी भी दे, और एक लेवल तक हम क्वांटम जंप के रूप में एग्रीकल्चर आ जाए, एक चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में आए, एक्सपोर्ट के फॉर्म में आए, चाहे सीड के फॉर्म में आए, कैसे आए? तो क्या ऐसी परिकल्पना भी हम कर सकते हैं ताकि हम WTO में अपनी जगह किसान के मार्फत बना सकें? ऐसा सोच सकते हैं अपना? रूपचंद जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? गांव में कोई मीटिंग में है शायद ये। हेलो, बोलिए। हनुमान जी मुझे बोला किसी और को? आपको बोलना, आप इस पे मैंने जो कमेंट किया है उस बात के लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हो जाए, उसके अंदर किसान, भारत सरकार तो चाह रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर रही है, लेकिन मालिक को हटा करके उसको नौकर बना के कर रही है। और बाकी कंट्रीज का क्या सेटअप है कि क्या वो इंडस्ट्री की फॉर्म में, इंडस्ट्री के मायने है कि हम उनको सब्सिडी दे करके भी कर सकते हैं WTO के अनुसार, इन्होंने कह रखा है कि भाई इसमें दे दो।
तो क्यों नहीं ये सब्सिडी देने के बजाय ये दूर से जो है कभी कोऑपरेटिव के मार्फत, कभी कंपनी एक्ट के मार्फत किसी एक व्यापारी को अंदर घुसा के उसको इंडस्ट्री के अंदर ला करके और माल कब्जे करके एक्सपोर्ट की कर रहा है। तो क्या मॉडल सोच सकते हैं, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 5 मिनट में अपना व्यू पॉइंट दो। अपना जो मॉडल हो सकता है ना वो जो है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड करती है सेंट्रलाइजेशन, और इंडिया के अंदर जो ओनरशिप का कंसेप्ट है बना हुआ, लैंडेड है अभी तक पुराना, उसको कोई भी इंडियन पीपल जो है, कोई भी किसान जो है उसको ओनरशिप को छोड़ना नहीं चाहता अभी तक। ये इसको 100 साल लगेगा इस दुनिया में आने में कि वो अपना मकान की ओनरशिप या लैंड की ओनरशिप को डाइल्यूट करते हैं। एक बात तो ये है, जब इस साइकोलॉजी से चलते हैं हम, तो तब सरकार ने ये कोऑपरेटिव वाला फार्मूला है कि वो कोऑपरेटिव टाइप की इंडस्ट्री ले आए ताकि लोगों को, किसानों को ये महसूस ही ना हो कि है तो उनका हिस्सेदारी इसमें है, मगर सेंट्रलाइजेशन पूरी कारपोरेटाइजेशन की रहेगी, ताकि एक्सपोर्ट पोर्ट ऐसे ही करेंगे जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। और वो ऊपर वाला कोऑपरेटिव जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो होगा सीड वाला, वो सीड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव है वो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ अपना एग्रीमेंट कर सकती है। पर किसानों की ओनरशिप साइकोलॉजिकली वो वैसे ही मेंटेन है, क्योंकि सरकार ने इंडिया की साइकोलॉजी को देखते हुए ये सिस्टम बनाया है। एक बात ये है, हमारा ये निकलता है नया रिजल्ट जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि इंडिया के जो एग्रो क्लाइमेट जोन है, उन एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक फूड सप्लाई सिस्टम को, पीडीएस को लागू किया जाए। और उसमें जो WHO का जो स्टेपल फूड का स्टैंडर्ड है, जिसमें सिर्फ राइस और बीट प्लस प्रोटीन डाला है उन्होंने, और प्रोटीन का वो लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ पल्सेस पर ले आते हैं, कुछ नॉन वेज पर जाते हैं। और राइस और बीट को स्टेपल फूड से हटा करके जो हमारे कोर्स ग्रेन है और हमारी जो लोकल पल्सेस हैं और हमारा जो प्रोडक्शन जहाँ होती है, उसको अगर हम अपने स्टेपल फूड के हिसाब से एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक पीडीएस सिस्टम बना दें, और वहाँ पर लोगों को फूड सिक्योरिटी के एंगल से हम अपना एमएसपी भी दे सकते हैं और लोगों को वो सप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं खुद देखा है कि जोधपुर के पुराने ट्रेडिशन में चावल पैदा ना होता था, ना लोग खाते थे, मगर आज वहाँ पीडीएस में चावल सप्लाई हो रहा है और जोधपुर के बच्चे चावल खाते हैं। और उस चावल को उन्होंने अगर बाहर से मंगवाना पड़े तो या पंजाब से आएगा, दूसरी स्टेटों से, या हरियाणा से आएगा, या साउथ से आएगा, या यूपी से आएगा। तो इसका मतलब एग्रो क्लाइमेट को जोन के मुताबिक हो तो हम किसानों के लिए नया एंगल सोच सकते हैं। और साउथ एशिया हो जाए जिसमें अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट का हब, और 9 दरिया, अमू दरिया से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये साउथ एशिया के पानी, और 55,000 ग्लेशियर्स, और इतनी 25% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी, और सबसे ज्यादा सीड क्रॉप की डाइवर्सिटी हमारे पास, और 51% परसेंटेज के हिसाब से एरिबल लैंड साउथ एशिया के पास, वो हम ग्लोबल किचन का निर्माण कर सकते हैं। अगर इंडियन पीपल का एक मूवमेंट बन जाए जो कोऑपरेटिव ओरिएंटेड हो, या सरकार का माइंड बदल जाए कि वो इस एजेंडे पे लोगों को सपोर्ट करें, या लोग सरकार को कंपेल करें कि वो लोगों के एजेंडे को माने, तब जाकर के काम चलेगा। अगर ट्रेड को, मनी को, मार्केट को, माइट को, मिलिट्री को प्रेफरेंस देख करके अगर हम एग्रीकल्चर को चलाना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे यूक्रेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कभी कभी जो बीट का, सूरजमुखी का, आज पोजीशन देख लो, जहाँ टेंशन हो जाती है वहाँ एरिबल लैंड एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है। ये पोजीशन देख, धन्यवाद। और क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस ऐसा आ रहा है, और अभी ये वार्निंग आई है 2 साल 3 साल के कि इंडिया में ड्राई स्पेल आएगा, 97% से लेकर के 40% तक बारिशें कम होंगी, और फसल की खराबी जो है वो ज्यादा परसेंटेज में देखना पड़ेगी। इसलिए हमें क्लाइमेट क्राइसिस को नंबर 1 मानते हुए एनवायरमेंट सिक्योरिटी नंबर 1 और मिलिट्री सिक्योरिटी नंबर 2 पर देखते हुए मैं इसमें एक सवाल ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि 5 क्लस्टर बने, इनको हमने पढ़ा, बिल्कुल 5 क्लस्टर बने, वो सही इको क्लाइमेट जोन से बने कि आपके सोपिया में सेब का बना,
आप जम्मू कश्मीर से हैं, शोपिया में सेब का बना 10,000 हेक्टेयर का बना। मेघालय हल्दी है पैदा करता है, तो मेघालय में हल्दी का बना। क्या एक ही एक क्रॉप, मल्टी क्रॉप नहीं, एक ही एक क्रॉप एक जगह इस एग्रीकल्चर को सस्टेन कर पाएगी? हम इस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करके क्या शोपिया के अंदर, आप वहां रह रहे हैं, क्या शोपिया में कोरा सेब ही हो रहा है? चावल, गेहूं, दूसरे कोई भी खाते भी होंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर का मॉडल ये लॉन्च कर रहे हैं, ये फ्लॉप नहीं हो जाएगा कहीं? हाँ, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। जैसे पंजाब को कह दियो आप दाल ही दाल बो, हम आपको एमएसपी दे देंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है ना, ये ऑलरेडी फ्लॉपडी है। और अभी जो आपने सुना होगा कि वो वहां पर जो ग्लासगो की मीटिंग, तो वहां पर मीथेन का क्वेश्चन उठा था, पता नहीं, जानता नहीं आप मीथेन का? कि मथीन मीन्स पशुपालक या बीफ या ये अपना दूसरा गाय का मीथेन। हाँ, अब जब इस क्वेश्चन को आ रहे थे, अब उन्होंने एक नया तजर्बा और लाए, जो मैंने कल परसों देखा है कि जैसे कार्बन फुटप्रिंट मानते हैं हम कि कार्बन का फुटप्रिंट है, मीथेन का फुटप्रिंट है, नाइट्रोजन का फुटप्रिंट है, सल्फर डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट है, ओजोन का फुटप्रिंट है। ऐसे ही उन्होंने लाया है बायोडाइवर्सिटी का फुटप्रिंट। और बायोडाइवर्सिटी के फुटप्रिंट को पैमाने पर जाते हुए उन्होंने इडली को बीफ के मुकाबले में पेश कर दिया। उन्होंने पोजीशन ये आ रही है कि इडली बायोडाइवर्सिटी का इतना ही डैमेज करती है जैसे बीफ करता है। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग एक्सपर्ट पैरामीटर ला करके हमारी वेजिटेरियन फूड को भी अपने मुताबिक करके जहां पर लाके खड़ा कर दे, जिसको जब मर्जी चाहे वो टैक्स लगा ले, जब मर्जी कहें उसको आगे ले आए। ये एक नया पैरामीटर वो ला रहे हैं। अब आगे बात क्लस्टर की वाली बात, क्योंकि जो 3 बिल लाए थे, उन 3 बिल के मुताबिक उन्होंने चाहिए था कि किसानों की एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कंपनी को हवाले चली जाए। अब चूंकि हार्टिकल्चर जो वो ऑलरेडी मार्केट से जुड़ा हुआ है, ये लाइफ लाइन नहीं है फ्रूट, मगर अनाज फूड ग्रेन जो है ये ह्यूमन कम्युनिटी की लाइफ लाइन है। रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होती, इसलिए। और फ्रूट भी वही होता है जो उसके एग्रोइकोनॉमिक जोन के मुताबिक हो। तभी शुपिया में और अब हिमाचल वाले मांग रहे हैं कि कनूर में भी एक क्लस्टर बना दो। इस तरीके से वो पहले बागों को उसके साथ हवाले करेंगे, अगली टर्न आएगी मसालों की, या दूसरा जैसे मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट वगैरह दूसरा, तीसरी टर्न ये 50 क्लस्टर बना रहे हैं, जिसमें 7 पाइपलाइन में है, 5 इन्होंने दे दिए हैं। चलो, एग्रीकल्चर का ये ढांचा है, डब्ल्यूटीओ में कैसे होगा, क्या होगा, किसान लगे हुए हैं, हम डब्ल्यूटीओ पे भी ध्यान रखें। अब मैं बाकी साथियों को भी ले लूं। पियाराम जी जोया, आप अपना माइक खोल करके, ये जितनी भी बहस चली है, डब्ल्यूटीओ भी हमारा केंद्र बिंदु में था, जियो पॉलिटिक्स के तहत हमें क्या करना चाहिए था वो बात सोची, एग्रीकल्चर का क्या मॉडल होना चाहिए था इस बात पे भी सोची। इन सब बातों को हम साझा करके, और क्या डब्ल्यूटीओ के अंदर रहे तो ठीक है, नहीं हो तो किसान का तो कोई उसमें लेना देना है नहीं, इंडस्ट्री भी घुसी हुई है, कॉर्पोरेट भी घुसा हुआ है, सारा कुछ है। तो उस सारी स्थिति पे जोया साहब आप कोई अपना कमेंट दें। हाँ, वैसे इसमें रहने से तो कोई फायदा है नहीं सर, पर रहने से फायदा नहीं है तो अपन तो ये करें कि जो डब्ल्यूटीओ का है ना, उन पे जितने देश हैं वो सभी मिलके और ये फैसला करें कि भाई इस तरह से जो है वो कॉर्पोरेट के हवाले न किया जाए खेती। अपन तो ये कर सकते हैं। वैसे अभी तो अपन एक इंडिया से ही शुरू करें कि मतलब एक उन पे दबाव होना चाहिए कि भाई पूरी एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट के हवाले न किया जाए, क्योंकि ये इंसान की लाइफ लाइन है। बस यही है सर, बाकी नहीं। डब्ल्यूटीओ के मालिक जो है वो नॉर्थ ग्लोब है, यानी डेवलप्ड कंट्री। नॉर्थ ग्लोब का मतलब नॉर्थ से मतलब नहीं है, ये ज्यादातर जो पैसे वाला देश है वो नॉर्थ ग्लोब कहलाते हैं। साउथ ग्लोब हम सब है, जो पकड़ टाइप के अफ्रीका, ये अपना सार्क के देश और ये लोग हैं। अब हमारे पास में सारी कुछ है, नेचुरल रिसोर्स भी हमारे पास में, खाने पीने की चीजें ज्यादा है, आदमी भी हमारे पास ज्यादा है, लेकिन वो बड़े मौज से रहना चाहते हैं। तो उनका डब्ल्यूटीओ का मालिक तो है वो,
तो इजी वे में आपको निकलने यूं नहीं देंगे कि दूसरी चीजें आपको देंगे ही नहीं। आपको तेल चाहिए, आपको और चीजें चाहिए, आपको बैटरियों के लिए कोई सामान चाहिए तो वो देंगे ही नहीं। देंगे नहीं तो इसका मतलब डब्ल्यूटीओ से, जैसा सुवालाल जी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, जाने का कोई मॉडल नहीं बनता है। अब मॉडल नहीं बनता है, एग्रीकल्चर के अंदर हम किस तरीके से कैसा कौन सा सोचे, किसानों तक भी ये बात पहुंचे कि भैया ये बात जो है मुख्य रूप से ये है और आप इसकी लाइन में सोचो। बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा दीवार चारों ओर हमारे बना रखी है और दुनिया में हम जीना चाहते हैं तो जीना ही पड़ेगा, कोई निकलने का मॉडल है ही नहीं। क्यों इस ग्लोबल दुनिया में कौन किसको बाहर निकाले, कहाँ संभव है निकलना, पॉसिबल तो है नहीं। जो पॉसिबल नहीं है उस पर यूं ही लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करें, इसमें से कौन गली निकले। तो एग्रीकल्चर पे हमने बोरा ध्यान दिया कि एग्रीकल्चर का ये जो ढांचा इंडिया गवर्नमेंट खड़ा कर रही है यहाँ, कभी क्लस्टर बना के, कभी कोऑपरेटिव के मार्फत, कभी किसी के मार्फत, इन सारी परिस्थितियों में एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग हैं ये कॉर्पोरेट वाले हमारा माल इकट्ठा करके उस हिसाब से ले जाएंगे, इस तरह से करेंगे। हाँ रूपचंद जी कुछ आप एंटर करना चाह रहे हैं, अपनी बात को कह दे, फिर मैं चेनाराम जी को लेऊंगा। बस एक ही बात एंटर करना चाहता हूं मैं कि पेट्रोल मैक्सिमम मिडिल ईस्ट में है और मिडिल ईस्ट जो है वो ग्लोबल साउथ में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो डॉलर की डोमिनेशन, हाँ ठीक है, उनसे हमें दोस्ती बना लेनी चाहिए, जो भी जनसंख्या वाला देश है उनसे, मतलब मुसलमानों से दोस्ती हमें पक्की कर लेनी चाहिए भारत को, यदि जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है, विकास की इस कड़ी में रहना है तो इंडिया को, इस यूएई वगैरह को। वैसे मोदी जी खूब यूएई जा रहे हैं और ये मीटिंग भी वहीं हो रही है। ना वो ये हनुमान जी, अगर हम पेट्रोल को लाइफ लाइन मान लेते हैं कई बार हम कि पेट्रोल कहाँ से लेंगे, तो वो उस एंगल से बात कही है मैं कि पेट्रोल जो है वो ग्लोबल साउथ के पास है, ग्लोबल नॉर्थ के पास पेट्रोल कम है। हाँ गैस है उनके पास, वो रशिया वगैरह में वो अपना काम चला सकते हैं, पर पेट्रोल हमारे पास, इस एंगल से बात कही है मैंने, दोस्ती से बात में बात नहीं। पेट्रोल का कब्जा जो है नॉर्थ ग्लोब ने कब्जा कर रखा है, कई देशों को अमेरिका ने मुट्ठी में ले रखा है, कहां से देंगे, वो देंगे ही नहीं। समस्या तो ये यहीं से, मोटी समस्या यहीं से स्टार्ट हुई है कि जो नॉर्थ ग्लोब के जो देश हैं उन्होंने इस मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को आपस में लड़ा करके पेट्रोल का, जैसे इराक को खत्म करके किया, ये हमेशा कोई न कोई ऐसा पंगा खड़ा कर लेते हैं जिसके अंदर हम जो है उनको कब्जे हो जाते हैं ये लोग। तो ये भी एक चिंता का विषय, क्योंकि ग्लोबल एरा पे सोचते हैं, डब्ल्यूटीओ की सोचते हैं तो बहुत बड़े माइंडसेट से सोचते हैं, और जियोपॉलिटिकल मॉडल में, रिसोर्सेज के मॉडल में, एग्रीकल्चर के मॉडल में, ह्यूमन रिसोर्स के मॉडल में, और कैपिटल, जैसे सुवालाल जी ने कहा कि कैपिटल का मामला तो हमारे पास है ही नहीं, जेब में तो देला ही नहीं है ना, हम तो बस यूं ही संख्या में ही है। यूं बनने के अंदर हम कहते हैं कि वो बन जाएंगे, वो विश्व गुरु वो बने, वो तो है नहीं। किस आदमी के पास कैपिटल है? आज अमेरिका कैपिटल लगाने के लिए यूक्रेन को अरबों का हथियार भेज सकता है, तो हम तो रोटी नहीं भेज सकते, हथियार तो बाद की चीज है। हमारे पास सामान क्या है? वही नहीं, आदमी है, बस इसको अपने गोए रखो। तो ये परिस्थितियां तो हैं, इन पे बात तो उस तरीके से पूरी आनी चाहिए कि भाई कहाँ हम टिक कहाँ पा रहे हैं। हाँ चेनाराम जी आप कुछ अपनी बात करो, फिर वापस पैनलिस्ट को, सुवालाल जी इनको भी टच करूंगा, थोड़ा 2-2 मिनट में अपनी बात को रखो। हमने जो साहब राम साहब, राम हाँ साहब, देखो चाइना ने मॉडल अपनाया सर, हर घर के पीछे उद्योग 19 के दशक में, यानी बहुत उद्योग लगा दिए और अपना सामान बेच भी दिया सभी देशों को, और आज तक बेचने में वो सक्षम भी है, बेच रहा, अपन देख ही रहे हैं। तीसरा है जो ये विकसित कंट्रीज है, ये क्या कर रही है, ये तो उधर सर्विस सेक्टर में है, ये ज्यादा खेती करती नहीं है। अब बच्चे सर, अपन बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन और ज्यादा जनसंख्या, 55% से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर है। और अभी 2020 में एक बैंक मैनेजर थे, मेरे पड़ोस में रहते थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने 10% पे केसीसी को राइट ऑफ किया था, मतलब जैसे किसी किसान का 6 लाख रुपया या 10 लाख रुपया हो गया तो वो 10,000 में, सॉरी 1 लाख में ही वो हो गया पूरा। मैंने कहा साहब ये बैंक ऐसे क्यों कर रही है? कह रहे आपको मालूम नहीं है सर, खेती करने वाले भी तो चाहिए, ये बैंकें वगैरह इसलिए दे रही है, आने वाले समय में लोग खेती करने वाले मिलेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, मेरी उम्र के लोग खेती छोड़ रहे हैं,
मान लो लोग भविष्य में खेती करेंगे ही नहीं, इतनी ज्यादा घाटे का सौदा होगी तो वो तो देखो 1.5%, अमेरिका में 1.5% ही किसान है। खेती आदमी से नहीं होती, खेती मशीनों से भी होती है। खेती के तरीके और भी हैं, कोई जरूरी नहीं किसान ही खेती करे। ये मॉडल तो इन्होंने देख लिया, वहां पे जो नॉर्थ ग्लोब के लोगों ने खेती करके देख ली कि हजारों एकड़ के अंदर क्लस्टर बना के गेहूं बो करके मशीनों से सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए आदमी की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो चाइना वाला मॉडल जरूर आप कह सकते हो कि हर हाथ को काम देने से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज हो गया। भारत की ये प्रॉब्लम है। लेकिन अपन उसको सर अपन बेच नहीं पाएंगे इतना सामान, अपना इतना अपन कहाँ बेचेंगे? वो तो बेच देते हैं सर, बहुत कम में बेच रहे हैं। मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत कम रुपयों में बेच रहे हैं। अपन तो सर ऐसा कर सकते हैं, ग्रीन बॉक्स में अपन ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी को बढ़ा दे, जैसे इन्होंने वो केसीसी को माफ किया था, या और भी तरीकों से अपन जैसे मान लो कृषि में रोजगार अवसर पैदा कर ले, खूब कॉलेज वगैरह रिसर्च करें, इधर पैसा दे, लोगों के पास पैसा आएगा तो अपन जीवन यापन का तरीका ही बढ़ेगा और अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात बहुत आ गई। डीपी सिंह जी सर, आप से जैसे अभी बात उठ गई है कि किसान को ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में अच्छा खासा पैसा दे दिया जाए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दूसरे जैसे देश दे रहे हैं उस तरीके से दे दिया जाए, ताकि ये लफड़ा एमएसपी का झगड़ा भी नहीं पड़े और हमारा माल भी पैदा हो ले, हम WTO का पार्ट भी रह जाए। इसके बारे में डीपी सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर ये संभव है तो बात तो ठीक है, संभव है। सरकार के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि भाई आप जो है ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में दे दीजिए सब्सिडी। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको? आप उसको दे दो, जो दे रहा अमेरिका कैसे दे रहा वैसे हमें दे दो। अमेरिका का किसान का दे रहा है उस तरह से भारत के किसान को मिल जाए, तो हमारी एकमात्र मांग ये हो जाए, हम 13 मांगों को लेकर के देखे WTO से बाहर निकलेंगे, वो करेंगे, डंडे भी खा रहे, एक मांग हो जाए। जैसे सुवालाल जी का एक मॉडल था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले, हाँ, कि भाई मांग ही यही हो हमारी, और कोई मांग ही नहीं हो कि भाई AOA का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स डाले हुए हैं, तुम जाके इसी बक्से को क्यों खोलते हो? इस बक्से में बंद कर दो, इस बक्से को आप ग्रीन बॉक्स वाले में कर दो। उसके अब ये कहते हैं ग्रीन बॉक्स में हम कुछ करते हैं क्या रिसर्च में कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, थोड़ी सी जोड़ करके कर रहे हैं, तो उसका है जो किसानों को बता दो कि भाई ग्रीन बॉक्स में कर रहे हैं तो ग्रीन बॉक्स में और कर दो। ग्रीन बॉक्स का तो कोई लिमिट नहीं है। तुम जो कुछ भी, कहने का मतलब है कि ये एग्रीकल्चर पे पैसा सबसे कम खर्च कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर पे पैसा कम खर्च करके एग्रीकल्चर को इस तरह से कोलैप्स करके एग्रीकल्चर का वो इंडस्ट्रियल मॉडल खड़ा करके, और उसके अंदर हम जो है वो एक नया तरीके से ट्रायल एंड एरर में, जबकि हमारी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम अलग है। नॉर्थ ग्लोब की प्रॉब्लम वहां जनसंख्या ही नहीं है और हमारे यहाँ जनसंख्या है। तो ये है मोटी मोटी बात जो आई है पकड़ में, ये भाई है। हाँ, रामनारायण जी मध्य प्रदेश से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पे? बाद में मन्नाराम जी अपनी बात को रखेंगे। रामनारायण जी MP से। डीपी सिंह जी सर, आपका माइक बंद कर लें। हाँ रामनारायण जी, आवाज सुन रहे हैं रामनारायण जी, या कहीं दुकान में बिजी हैं आप? आपके बिजनेस वालों का, चलो ठीक है, कहीं बिजी होंगे। हाँ, तो मनाराम जी अपना व्यू पॉइंट दीजिए आप, इतनी बड़ी अपनी जो बेस हुई उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आवाज आ रही है क्या? मेरी नहीं आ रही, आवाज आ रही है? आ रही है, सुवालाल जी ने कह आ रही है। हाँ, तो आगे आप कोई ठीक है, मैं आगे के नाम पुकार रहा हूँ दोनों का, कहीं हो सकता। हाँ मुकेश जी, आप कोई बात अपना रखो, फिर नवीन जी है हमारे साथ। ये अपने जो बात रखी, इस बात पे कोई आप अपना व्यू पॉइंट रखना चाहेंगे तो अपनी बात को रखो, वरना मैं फिर पैनलिस्ट को इन्वॉल्व करूंगा वापस से। सुवालाल जी, रूपचंद जी, सुनील जाजड़ा है, ये भी पैनलिस्ट में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। हाँ नवीन भाई, आपका क्या इनपुट है इस बेस में? मेरी आवाज हाँ बोलो।
बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को फिर यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के समझ में नहीं है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का जो क्राइटेरिया बना रखा है वो। यूज पैसे नहीं है ना, करेक्ट, सब ध्यान है, ये कर रहे हैं ना। तो भारत इतना बड़ा देश है कि एक आइटम, एक योजना लागू करे ग्रीन बॉक्स में, जैसे नदियों को जोड़ने की कर ले या कोई लेवल पे कर ले, तो वो इतना पैसा लगता है कि वो है नहीं। तो ये सिर्फ वोट के चक्कर में ये 5 किलो अनाज वाला सस्ता काम कर लेता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की एक योजना होती है, जब जाकर के दी जाती है। ऐसा तो है नहीं एक एक आदमी को कुछ दे दिया, या फिर डायरेक्ट उसको आप इनपुट दे सकते हो किसान को, तो वो आपको अलाउ है। जैसे 6,000 रुपए है वो, अब 6,000 की रुपए के अंदर या तो हमें दे दे 60,000 या 6,60,000 महीने के। तो भारत का ये जानते हैं कि ये दारू पी के या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यूज क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इनको जो पैसे देते हैं उसको इंडस्ट्री को इसके बीच में घुसाते हैं, जैसे सोलर घुसाया या कोई ड्रिम्प ये हमारे घुसाए, कुछ भी करेंगे तो ये उसको बीच में घुसाएंगे। तो बजट तो वैसे चला जाता है, इतना बजट है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कैपिटल का, जैसे सुवालाल जी ने कहा ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। 205 करोड़ हम दूर से लेके आए, हमारे जीडीपी से जो डेप्ट का रेशियो है 303.7 ट्रिलियन का हमारा है जीडीपी का पूरा। 3.7 से ज्यादा हमने 3.75 का तो लोन ले रखा, जो 205 तो मोदी जी ने अकेले ले लिया, पहले वालों के मिला दे 55 को वो है। तो स्थिति ये है, हमारी स्थिति यहाँ पहुंच गई है कि हमारे पास पॉपुलेशन है, दो हाथ को काम नहीं। जैसे जनाराम जी ने कहा ना कि हम चाइना मॉडल को भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई जॉब देने के अंदर ये बस स्किल इंडिया, री स्किल, अप स्किल और इसके चक्कर में घुमाते रहते हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जॉब कुछ नहीं मिल रहा है। जॉब मिल रहा का मतलब हमारे माइंडसेट में भी सरकारी जॉब है, जबकि वो उधर वो जॉब, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप के अंदर पैसे लगते हैं। मेरे बच्चे ने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया स्टार्टअप में, अब ठीक है उसके पास जॉब था, तब एक अलग बात है, जॉब मतलब प्राइवेट वो पंप का काम भी है उसके पास में, इंडस्ट्री इसका आईटी का भी काम है, लेकिन इसने चाहा कि भाई कोई एक स्टार्टअप करे। तो स्टार्टअप के अंदर ये चाइना गया, चाइना से वहां के लाया, लेकिन यहाँ पार नहीं पड़ती कि भाई ये चीज मैं लगा लूं और ये कर लूं, तो ये नहीं पड़ती पार। तो यहाँ क्या है कि कैपिटल का इनपुट प्रॉपर नहीं है, वो हो जिससे वो स्टार्टअप का मामला स्टार्ट ही नहीं होता है। तो वो बेचारा क्या करे, उसको खोल लिया, खोल के बैठा, सर्टिफिकेट लिए कि स्टार्टअप है। प्रॉब्लम कैपिटल की है हमारे पास में। तो इसमें भारत सरकार फिर कैसे आगे बढ़ेगी? ये अपने मान लो एक तरफ तो आपने थोड़ी देर पहले डिमांड रख दी कि चलो भी हमें ग्रीन बॉक्स की दे दो, आप कह रहे हो ग्रीन बॉक्स की दे ही नहीं सकते, सामान भी नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है ना वहां पर। पैसा बढ़ने का ऐसे ही बढ़ेगी भारत सरकार, तो जैसा बढ़ रही है ना, अपन जैसा देख रहे हैं वैसे ही बढ़ेगी, वोट लेती रहेगी, हम इतने तरीके से जिंदा रह लेंगे, हमारे हिसाब से करते रहेंगे। आज सुमंत जी आप हर मीटिंग में आते रहते हैं, आज कुछ अपना इनपुट दे ही दें, हर मीटिंग आपने सुनी है। तो फिर मैं सुनील जाजड़ा और बाकी फिर रूपचंद जी और सुवालाल जी को देश में इन्वॉल्व करता हूं, तब तक अपना टाइम भी हो जाएगा। हाँ सुमंत जी सर आप जुड़िए, अपनी बात को रखिए, माइक खोल के, और अपना जो भी इनपुट देना चाहें वो। चलो ये कम बोलते हैं कुछ न कुछ मीटिंग में। हाँ भाई सुनील भाई आप बता, इतनी बहस मैंने इसलिए आपको लास्ट में लिया क्योंकि अपने ट्विटर पे मिलते हैं। आप बताइए कि हम कहाँ पहुंचे, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इंडस्ट्री, हमारी कल्चर, कैपिटल, सारी बातें हमने इधर उधर से घुमा के कर दी, स्टार्टअप से लेकर के, यूथ से लेकर के। तो क्या इसमें आप अपनी बात को रखना चाहेंगे सुनील? माइक खोलिए सुनील अपना। सुनील आवाज सुनाई दे रही है मेरी? चलो अब सुवालाल जी आप इसमें इंटरवेन करिए कि डब्ल्यूटीओ से बाहर तो आपने कह दिया नहीं निकलेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं निकलते हैं, हम एक बार मान लेते हैं कि हम नहीं निकलेंगे, लेकिन मेघ सिंह जी भी वो ऑन रूट थे इसलिए हमें जुड़ नहीं पाए।
और वो बाकी होते तो WTO का पूरा उनको ज्ञान भी था। और व्यक्ति खैर के गूगल में पढ़ा है, हम भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई बहुत ज्यादा बात मोटा मोटा हमने जो है वो ले लिया कि भाई क्या इसके अंदर है। तो सुवालाल जी, अपनी ओर से आप क्या बात रखना चाहेंगे कि हम आज के टाइम में किसान का भला किस लेवल से कर सकते हैं WTO के अंदर रहते हुए? मान लो हम बाहर नहीं निकले तो कौन सी ऐसी डिमांड हो जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए WTO में रहते हुए कि भैया ये अधिकार हमें मिले, ये बात नहीं होती है तो हम हमारे ये WTO काम करेंगे। क्यों, जिस जगह हम जिस रेल में बैठ गए रिजर्वेशन करा के तो वो हमारा फिट हो गया, जिस डिब्बे में हम बैठे हैं वो किसानों का डिब्बा है, उस किसानों के डिब्बे की सुविधा, इंडस्ट्री के डिब्बे की सुविधा, ये तो हमारी सरकार की नीतियों का कारण है। लेकिन WTO ये करे, 3 दिन की बैठ चलेगी न, WTO यदि करे तो WTO का हम विरोध करें तो कौन सा एजेंडा लेकर के विरोध करें? बाहर नहीं निकले और कौन सा एजेंडा लेकर के हम विरोध करें कि भाई देख यहाँ जो तुम्हारा है ना, या तो हम डायरेक्ट उसमें एंट्री लें, हमारा माल डायरेक्ट WTO में देश से देश जाए। ऐसी सरकारें मानती नहीं है क्योंकि सरकारें टैरिफ फिक्स करती है। सरकार का कंज्यूमर प्राथमिकता का जो कंसेप्ट है ना वो हमें मार रहा है। वो कंज्यूमर को सस्ते दर पे माल दिलाने के चक्कर में कहती तो ये है कि मार्केट तय करता है रेटे, लेकिन हर वक्त ये मार्केट में टांग अड़ाते रहे, कहीं 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 वो उसको गुआते रहते हैं। तो मार्केट वालों ने तंग आकर के इनसे हाथ मिला लिया। अब इन सारी परिस्थितियों को देखें तो उसमें किसान जो प्रोड्यूसर है वो फिट नहीं बैठ रहा, तो इसको WTO में कैसे हम धकेल के करेंगे? क्या क्या चीज हम सोचे हैं इस मामले में? आज मंच में हमारे पास में अब करीब 25 मिनट हैं, तो इस 25 मिनट में हम और भी साथियों से पूछते रहेंगे कौन सी डिमांड हो WTO में कि किसान WTO के अंदर टांग फंसा ले, अपनी बात को मनवा ले और अपने माल को इंटरनेशनल एरा में बेचने के अंदर तैयारी कर ले। सरकार से भी लड़ेगा, आप WTO से बाहर मत निकालो, लेकिन हमारी एक्सेस और अप्रोच जो है WTO में किस तरह से डायरेक्ट हो, ऐसा कानून बनाओ। कौन सी बात होनी चाहिए हमारे बीच में? सुवालाल जी। देखिए ऐसा है कि हम चाइना का उदाहरण देते हैं। देखिए चाइना जब माओवादी क्रांति होती है उस समय चाइना के पास सिर्फ 9% ही लैंड थी जो एग्रीकल्चर के लायक थी, कल्टीवेटेड लैंड थी, ओनली 9%। फिर भी चाइना ने वहां पर अपने एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, कल्टीवेटेड लैंड को बढ़ाया और वो 13% किया उन्होंने, मतलब कि 4% ही बढ़ाया। जब भारत आजाद होता है तो भारत के पास से 42% है वो इरिगेटेड लैंड थी, या ये कहे कि वो कल्टीवेटेड लैंड थी। और भारत ने पिछले इतने सालों में 1% भी ही लैंड नहीं बढ़ा पाया है, कल्टीवेटेड लैंड हो या इरिगेटेड लैंड हो, 1% तक नहीं बढ़ा पाया। तो ये किस वजह से हुआ ऐसा? वो इस वजह से हुआ कि भारत ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं एग्रीकल्चर में। देखिए भारत का टारगेट क्या था? शुरू से ही आत्मनिर्भर होना है, खेती में या फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना था। वो हो गया, भारत 1980 के दशक में ही हो चुका है। अब हम सवाल ये आते हैं कि चाइना ने जो किया क्या भारत कर सकता है? तो चाइना ने एग्रीकल्चर में तो उस तरीके से तो नहीं किया, वो तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है भी नहीं चाइना, लेकिन भारत तो है डिपेंड। अब सवाल इसी बात का है कि जिस तरीके से चाइना ने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तब्दील कर दिया, तो अब हमारे पास से एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत व्यापक दायरा है, तो अब हम इसको तो नॉन एग्रीकल्चर में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ ये आता है, जैसे आपने कहा है कि किसान क्या करे, किसानों को क्या फायदा हो। तो देखिए एक तो किसानों को क्या चाहिए भारत सरकार से, और भारत सरकार है वो WTO से क्या करना चाहिए, ये 2 पॉइंट पर मैं बात बताता हूँ मेरी। तो देखिए भारत के किसानों को सिर्फ 2 ही चीज चाहिए,
अभी मैं जयपुर आया था तो मैं रामपाल जाट जी से भी मिला था, राजाराम मिल जी से भी मिले था, उनसे मैंने यही बातें की थी। तो उन दोनों का यही कहना था, हालांकि वो किसान है, कितने है नहीं है वो अलग बात है। तो उनका ये कहना था कि भारत के किसानों को सिर्फ अपनी प्राइस मिलनी चाहिए, अपनी क्रॉप का, अपने प्रोडक्शन का कीमत मिल जाना चाहिए। तो एक तो उनको अपना प्रोडक्शन का कॉस्ट मिले, जिसको कहते हैं लाभ हो थोड़ा। दूसरा वो कहते हैं कि हमें सिर्फ पानी चाहिए और नहीं चाहिए, हमें और कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ना कोई फर्टिलाइजर पर चाहिए, ना कोई बिजली पर चाहिए, हमें पानी चाहिए और हमें एमएसपी की तरह ही प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। सिर्फ दो चीज चाहिए भारत के किसानों को। तो भारत सरकार क्या है कि इन दोनों ही चीजों पर तैयार नहीं है। पहली वजह तो यह है कि पानी को लेके अगर भारत सरकार, देखिए भारत में पानी जो रिसोर्सेज है वाटर वो बहुत है, लेकिन सरकार खर्च करेगी, नदियों को जोड़ेगी या कुछ और उपाय करेगी तभी तो वो पानी उपलब्ध हो सकता है किसानों। दूसरा यह है कि जो समर्थन मूल्य है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सरकार झेले या मिनिमम करे और खुद सरकार उसको बियर करे, तो वो सरकार कर नहीं पा रही है क्योंकि इंडस्ट्री का दबाव है। इंडस्ट्री ये नहीं चाहती है इंडिया में कि भाई आप किसानों को इस तरीके से सपोर्ट करें। इंडस्ट्री तो यही चाहती है कि किसानों को मजबूर से मजदूर ही रखा जाए, उनको मजबूरी से मजदूरी करो, उनको इस तरीके से प्रोड्यूसर मत बनाओ। तो ये तो वो वजह है जो मैंने बता दिया। अब भारत सरकार तो तैयार है नहीं, पिछले 10 साल हो चाहे उससे भी पहले और 10 साल थे, मनमोहन सिंह सरकार था, उनका समय में भी ऐसा ही था कि ना तो फार्मर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट मिल पाती है और ना ही उनको पानी की सुविधा मिल पाती है। अब है कि भारत सरकार क्या करे डब्ल्यूटीओ के साथ। देखिए डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स होते हैं वो 2 ही पॉइंट से बनते हैं, हालांकि आप सबको भी जानकारी होगी, लेकिन मेरा जो अनुभव है या नॉलेज वो थोड़ा अलग तरीके से है। देखिए डब्ल्यूटीओ में जो रूल्स बनते हैं एग्रीकल्चर के वो 2 ही तरीके से बनते हैं। एक तो ये है क्राइटेरिया कि उस देश के जो एक्सपोर्ट होता है उस देश का, उस एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब फार्मिंग प्रोडक्ट कितना है उस एक्सपोर्ट में या उस इंपोर्ट में भी कह सकते हो या ट्रेड के। तो जब हम ये देखते हैं तो भारत का एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ट्रेड में वो बहुत कम है। हम फर्टिलाइजर चीन से लेके, रूस से लेके, कई यूक्रेन से लेके खरीदते हैं। तो जो डब्ल्यूटीओ के जो रूल बनते हैं ट्रेड के एग्रीकल्चर के वो सिर्फ इसी एक प्रिंसिपल तो ये काम में लेते हैं वो। अब यहाँ और दूसरा प्रिंसिपल ये काम में लेते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो रूल्स बनाते हैं या जिनकी चलती है वो ये है कि एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व है, मतलब जो ट्रेड हो रहा है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी हो रहा है या खासकर एक्सपोर्ट, उसमें कितने लोग हैं वो खेती में या प्रोड्यूसर है, उसके हिसाब से रूल बनते हैं। तो दोनों ही रूल में अगर देखा जाता है तो पहला जो रूल बताया है कि कितना कंट्रीब्यूशन है ट्रेड में एग्रीकल्चर का वो प्रायोरिटी दी जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो दूसरा रूल है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ के है उन सब का यही तो कंसर्न है कि उनके एग्रीकल्चर पर लोग ज्यादा डिपेंड है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो डब्ल्यूटीओ में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यही तो कह रहे हैं कि भाई आप अपने लोगों को शामिल करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये है कि आप एक्सपोर्ट वाले जो रूल है, मतलब जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ट्रेड है उस रूल्स का वायलेशन मत करो, मतलब पहले वाले प्रिंसिपल का आप वायलेशन मत करो, मतलब सब्सिडी देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें वो नहीं चाहते हैं। अब भारत क्या करे? देखिए भारत अकेला तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है डब्ल्यूटीओ में, भारत के साथ देने में मेक्सिको भी है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया भी है, ब्राजील भी है, बहुत सारे देश है जो भारत के साथ है। अगर इन देशों को मिलके अगर एक पॉलिटिकल विल रखे ये
एक राजनीतिक सोच या इच्छा शक्ति रखे तो ये लॉबी कर सकते हैं, इफेक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। और ये डब्ल्यूटीओ के रूल जो दूसरा प्रिंसिपल है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में शामिल है, उसको पहला रूल बनाया जाए प्रायोरिटी का, मतलब कि एग्रीकल्चर के डब्ल्यूटीओ के रूल बनाने में दूसरा प्रिंसिपल को पहले पर लाया जाए, तभी भारत जैसे देशों को या ग्लोबल साउथ के देशों को एग्रीकल्चर का फायदा हो सकता है, डब्ल्यूटीओ का फायदा हो सकता है। अभी तक जो रूल्स चल रहे हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल पर बन रहे हैं, उनके हिसाब से फार्मर्स को कोई फायदा नहीं होता है, ना ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता है। ये सारा फायदा सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने वाली, सीड्स कंपनियां वाली, पेस्टिसाइड्स कंपनियां वाली, जो भी है कंपनियां कॉर्पोरेट, उनको ही फायदा हो रहा है और उन्हीं की लॉबी ये काम करती है। थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे 1954 के आसपास हमारा जीडीपी में बहुत परसेंटेज ठीक थी, अभी 17-18 पे है, उसी हिसाब से बहुत कुछ परसेंटेज थी। तो उस टाइम हम क्या एक्सपोर्ट के एरा में नहीं थे, या वो पहला प्रिंसिपल जो था वहां से क्यों नहीं माना? 86 जैसे बेस्ट ईयर माना है, वहां पे फिर क्यों नहीं मान रहे? ये आज की इस स्थिति में, क्योंकि हमारे देश ने मान लो जनसंख्या को एग्रीकल्चर के बजाय 2 हाथ में काम इंडस्ट्री में देना मुनासिब समझा, नौकरियां लगाई और उनको धंधे लगा दिया कि तुम इस फैक्ट्री में चले जाओ, तुम ये काम करो, तुम नौकरी करो, ये करो, वहां लगा दिया। खेती वाले उसको करते 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 परसेंटेज हम घटाते गए और 18-17% के आसपास हम आ गए। तो क्या ये दिशा ही गलत पकड़ ली हमने कि हुआ क्या? आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हुई हमें कि हमें ये तो पता था 95 में दस्तखत किए हैं कि भाई यहाँ ये गड़बड़ जाला तो है, तो 95 के पहले मान लो 47 से लेकर के 95 तक तो हम मान लो उस तरफ बढ़ गए, उस एरा के अंदर के भाई इंडस्ट्रियां लगाओ, फैक्ट्रियां लगाओ, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, इसको हमने डेवलपमेंट नाम दिया और वो करते करते वो हो गया। लेकिन 95 के बाद में जब ये सिद्धांत बना तो तब तो हम सोचते कि भैया हम इसका क्या करेंगे, हमारे पास तो पब्लिक बहुत पड़ी है, इसको खिलाएंगे क्या? ये विकास कहाँ काम आएगा? सड़क तो खाई नहीं जाएगी, पुड़िया भी खाया नहीं जाएगा, रोटी तो बनानी पड़ेगी। तो इसके बारे में क्या, कौन सी कमी रही हमारे बीच में कि हम उधर बढ़ ही नहीं पाए? या सरकार की रही, या इंटरनेशनल प्रेशर की रही, या हमारे इस तरह से माइंडसेट ही, हमारे जो नीति आयोग के लोग थे उनके बात ही पकड़ में नहीं आई कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर था जिसको कोलैप्स क्यों किया जाए और क्या जरूरत कहाँ पड़ी? इसके बारे में अपनी टिप्पणी करो। फिर मैं रूपचंद जी को इस मामले में लेता हूँ। और क्या मेरी टिप्पणी चाहिए? हाँ, आपकी चाहिए। ओके, क्योंकि मैं ये सुन नहीं पाया, थोड़ा आपका वॉइस कट रहा था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। देखिए, सवाल इस बात का है कि हमने एग्रीकल्चर में कौन सी पॉलिसियां या कौन सा ध्यान नहीं दिया। देखिए, भारत सरकार का ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले जब 5 ईयर प्लानिंग होता है, तो 5 ईयर प्लानिंग एक ही 5 ईयर प्लानिंग एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देती है। मतलब 5 ईयर प्लानिंग में एक ही बार एग्रीकल्चर प्रायोरिटी पर रहता है। तो जो 5 ईयर प्लानिंग थी, उसमें एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना था। अगर वही 5 ईयर प्लानिंग 10 साल के लिए या 2 बार रह जाती है एग्रीकल्चर, तो शायद ये भारत को ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ आना भी नहीं पड़ता। लेकिन ये हुआ क्या कि ये चला ही नहीं और सिर्फ 5 साल के लिए ही एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। अब आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन में सिर्फ प्रोडक्शन पर जोर दिया गया था और प्रोडक्शन कैसे बढ़े, बस इसी पर जोर दिया गया था। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं दिया गया था। इसके लिए सिर्फ दवाइयों और बीज और खाद पर ही जोर दिया गया था। तो ये दवाई, बीज और खाद है, ये इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट थे उन्होंने उपलब्ध करवा दिया और भारत में यहाँ पर ये उपलब्ध हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भारत सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया। ग्रीन रिवोल्यूशन, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इनपुट कॉस्ट जो होती है फार्म प्रोडक्ट, मतलब फार्मिंग प्रोडक्शन की, और जो आउटपुट प्राइस होता है, उसके बीच में गैप क्या है, किस चीज की वजह से गैप है,
उस गैप को एड्रेस कभी भी नहीं किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में भी नहीं किया। ये पहले जरूर किया गया था 5 ईयर प्लानिंग में, लेकिन बाद में तो भूला दिया गया। अब ये इसलिए है कि जो इनपुट जो कॉस्ट होती है, जो आउटपुट प्राइस होता है, मतलब किसान को जो अपनी फसल का मिलना चाहिए, उसके बीच में जो गैप है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्स है, मतलब कि ढांचा नहीं है। चाहे वो मंडी हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो एक तरीके से फूड गोडाउन हो, जहां भी खेती होती है उस गांव में या उस पंचायत में फूड ग्राउंड्स होने चाहिए, गोदाम होने चाहिए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, इसको इस भारत सरकार ने आज तक भी फिलअप नहीं किया, और इसी का परिणाम है कि आज भारत में जो खेती है वो एक तरीके से घाटे की हो रही है। खेती आज इस तरीके से हो रही है, एक पंजाब और एक कुछ हरियाणा को छोड़ के बाकी जो जितने भी राज्य है वहां पर खेती सिर्फ एक कल्चर की वजह से हो रही है, क्योंकि खेती यहाँ एक कल्चर है, उस वजह से वो चल रही है। अब करना क्या चाहिए भारत सरकार को? देखिए, जब 1991 में जब बजट पेश किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक IMF की जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो एडॉप्ट कर लिया जाता है, और उसके आधार पर 1992 में जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें 1991 में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट था बजट में वो नंबर 1 पर था। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ये चाहती थी कि भाई प्रायोरिटी हो एग्रीकल्चर, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए ही ये प्रायोरिटी रही, वास्तव में इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया ही नहीं। अब जब 1992 से लेके और अब तक जो बजट हम देखते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर आखिरी चैप्टर बन जाता है। इसका मतलब है कि हमारी अब प्रायोरिटी भी खत्म हो गई। एक हमारी कोई थ्योरिटिकल होती है ना, एक सिद्धांत के आधार पर, वो भी हम खत्म कर चुके। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए एक तो ये है कि पहले तो जो IMF वर्ल्ड बैंक की शर्तें ऐसी थी कि भाई आपको अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है, तो आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जरूर करना ही पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर तो भारत में पहले ही एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन थी, तो सरकार ने इसको उल्टा करना चाहिए था कि सरकार एग्रीकल्चर का तो सरकारीकरण कर देती या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देती, तो ये किया नहीं सरकार ने। तो एक तो वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव की वजह से नहीं हो पाया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर। दूसरा ये WTO और आ गए, तो WTO के जो रूल है, उरुग्वे राउंड्स के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में ही होते हैं, और वो सिर्फ इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखे हुए थे कि भाई एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है एक्सपोर्ट में या ट्रेड में, इसी पर किया गया था। बाकी ये नहीं किया गया था कि उस देश की GDP में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है। इस रूल को कभी काम में नहीं लिया है WTO। फिर तीसरा कारण ये आता है 1996 से या 1995 के बाद में, या ये कहे 2001 के बाद से, तो उसमें आता है भारत के कॉरपोरेट और वर्ल्ड के कॉरपोरेट जो फर्टिलाइजर में, सीड्स में और जो पेस्टिसाइड में जो कंपनियां है वो एक हो जाती है। भारत की कंपनियां और उनकी कंपनियां या उनकी ऑफिसेज, ब्रांचेज भारत में खुल जाते हैं। तो इनका दबाव भारत सरकार पर रहा है। भारत सरकार इनके दबाव की वजह से WTO में इफेक्टिव तरीके से अपना बात ही नहीं रख पाया, एक यूनिटी नहीं कर पाई भारत सरकार, जो ये G20 इसलिए बनता है। मैं एक बात आपके बीच में इंटरवेन करके बोलना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का कोरोना के टाइम पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दिया। नो डाउट कम खर्च हुआ उसमें, बाकी बाद में भी कम हुआ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी खड़ा करने का इन्होंने दिखावा किया या किया, जैसे उड़ान रेल, किसान रेल, या समुद्र के ये नदियों के मार्फत वाटरवे, काफी कुछ किया। ये मैं डेटा भी कलेक्ट करता रहता हूं, लेकिन इन सारों का यूज फार्मर को नहीं है। वो फार्मर जो उसके बीच बिचौलिया है वो कलेक्ट कर देता है। कि ये नीति जो आई ना, इस नीति के अंदर बिचौलिया का जो रोल था वो इतना क्रूशियल रोल था, वो सरकार के साथ में शेक हैंड बना के चलता था। फार्मर खेत में सिर्फ खेती करता था,
इस कारण से नीतियां कुछ ऐसी हो गई कि उसको कोई जो प्राइमरी प्रोड्यूसर था उसको कुछ मिला नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसका डायरेक्ट होना, जैसे WTO का हमने सवाल यही तो खड़ा किया था कि क्या WTO डायरेक्ट फार्मर को दे सकता है कुछ सहायता, या ऐसी कोई नीतियों के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन ये जितनी भी लोन देने वाली, जो लिक्विडिटी करने वाली जितनी एजेंसी IMF वगैरह है, वो अपनी शर्तें ऐसी रखती है कि इंडस्ट्री को फायदा हो, बिचौलियों को फायदा हो। तो इस चक्कर में इसका मतलब आ कि इस मकड़जाल से किसी भी हालत में निकल ही नहीं सकता, चाहे WTO के कानून को ले लें, चाहे वर्ल्ड बैंक के कानून को ले लें, चाहे IMF के कानून को ले लें, किसान कहीं खड़ा नहीं रह सकता। ये साफ सुथरी नीतियों का एक जंजाल बन गया, इनका कोकस बन गया कि पैसे से राजनीति, राजनीति से पैसा, और ऐसा हो गया। मतलब ये मैं जो बात कह रहा हूं सुवालाल जी, इसमें एक ही लाइन में आप इसका जवाब दें कि क्या ये हुआ या इसमें कोई और जोड़े, फिर रूपचंद जी को इन्हीं बातों पे टिप्पणी लेते हैं। देखिए इंडिया में जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठाई ना, इस पे मैंने अपनी टिप्पणी की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई ना, वो देखिए आपने जो बताया कि 1 लाख करोड़ का वो एक एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोविड के टाइम में ऐसा किया गया। देखिए वो दरअसल क्या था कि वो कोई अलग से कोई सरकार ने बजट में या एक्सपेंडिचर प्रोविजन नहीं किया था कि हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, अलग से नहीं है वो सरकार का कोई नहीं। इन्होंने क्या किया था कि कोविड के टाइम में रूरल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी, नरेगा जैसे इनके जो अलग अलग सेक्टर में जो पैसा खर्च था उनको इंटीग्रेटेड करके और उसको नाम दे दिया गया था 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे एग्रीकल्चर में। और उसी समय ये सॉइल लैब टेस्टिंग की थी, ये भी उसी इस समय आई थी। ठीक बात पकड़ में आ गई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नाम लिफाफा किसानों का था, माल किसी और का था। रूपचंद जी, आप अपने बात को अपने पास में 8 मिनट कट रहे हैं, तो 2-3 मिनट लोगों के लिए, 5-7 मिनट में अपनी बात को समराइज करें रूपचंद जी। अब तो बात सारी घूमती घूमती जहां आ गई है कि इंडिया और साउथ एशिया WTO से निकले या बीच में रहे, एक बात, और इसकी नीतियां क्या बने ताकि ये दुनिया में कहीं खड़ा हो पाए किसानों के साथ। तो उसमें अपनी राय जो है वो सीधी है कि सारी दुनिया में 2 ही क्वेश्चन पैदा हैं कि क्या अस्तित्व का क्वेश्चन पहले है या सुख सुविधा का क्वेश्चन पहले है। पहली बात तो ये, अगर तो हम अस्तित्व के क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो फिर आ जाता है एग्रीकल्चर लाइफलाइन और क्लीन एनवायरनमेंट एज ए लाइफलाइन। एक बात, जब इस बात से चलते हैं तो फिर पानी का व्यापार, ऑक्सीजन का व्यापार या बायोडाइवर्सिटी के खात्मा होना, ये सब एग्जिस्टेंशियल को डेंजर है। फूड का केमिकलाइज करना एग्जिस्टेंशियल का डेंजर है। एक बात ये, अगर सुख सुविधा की तरफ जाते हैं तो फिर है कि माल जल्दी पहुंचना चाहिए, गूगल चाहिए, मोबाइल चाहिए, जहाज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये 2 चीजें आकर के कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं 2 फॉर्म में, कि चाहे पावर नंबर 1 पर हो या पीपल नंबर 1 पर हो। तो हर नेशन स्टेट ने पावर नंबर 1 पर रखा है, लोग जाएं भाड़ में। और हम लोग तभी लोग जो बहुत सारे लोगों को एलुजन है कि हम पहले भूखे मर रहे थे, अब हम फूड में सबसे वो हो गए, सफिशिएंट हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। 1951 का सेंसस देखो और पर कैप्टा फूड अवेलेबिलिटी देख लो, 61 का सेंसस देखो और 61 का पर कैप्टा फूड अवेलेबिलिटी देख लो। अवेलेबिलिटी वो कितना सरकार पहुंचाती है, कितना नहीं पहुंचाती है, कितना गोदामों में रहता है, वो अलग बात है। इसलिए सवाल तो अंदर इनजस्टिस का है,
अंदर के इनजस्टिस का जिसकी वजह से हम लोग भिखारियों की तरह बिहेव करते हैं, हम एक नागरिक और सिटीजन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इसलिए सरकारों ने जो बनाया हो कि पावर नंबर 1 पर है भाई। अब आ जाते हैं इंडिया की बात। इंडिया में जब पावर नंबर 1 पर है तो हमको ब्लू बक्स और एम्बर बक्स से सब्सिडी देना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट पैसा मिलता है सब्सिडी के फॉर्म में, दूसरा और हमें वोट मिल जाते हैं। ग्रीन सब्सिडी में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पानी पर, वाटर हार्वेस्टिंग पर, रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में, बायोडाइवर्सिटी बचाने में, मल्टी क्रॉपिंग में। उसमें किसानों के जेब में, हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं आता, इसलिए वोट नहीं बनता। तो पावर को नंबर 1 रखें हम, तभी वो WTO के 2 बक्सों की फोकस करते हैं। अगर हम पीपल को नंबर 1 पर रखें फिर लोगों को इसी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा कि ये लॉन्ग रन में आपको देता है। एक बात ये आती है कई बार कि चाइना, ठीक है बात भाई, तो चाइना का टाइम और प्लेस देखो और इंडिया का टाइम और प्लेस देखो आप। चाइना का टाइम और प्लेस था 1949 और 20 साल जब उसने सारे यूथ को कंपलसरी कर दी कि इट इज गवर्नमेंट ऑर्डर कि हर आदमी को स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उन्होंने एक उस लेवल का उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप कर लिया और ह्यूमन रिसोर्सेज आज वो वर्ल्ड में मुकाबला कर रही है। हमने वहां से लेके अब तक सारा ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है और हमने बाहर भेज दिया है पे तुम बाहर जाके मरो। हमें जहाँ एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है जहां पर उन कुंत दिमागों की जो हमारी पावर को मानते रहे और हमारी जी हजूरी करते रहे। ये कैटेगरी आप देखते हैं कितने बच्चे हमारे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और आते नहीं वापस, क्यों? कि जहां पर वो सिस्टम नहीं दे रहे पा रहे। हम तो लोगों को हरासमेंट करते हैं। जब सरकारों की ये पॉलिसी हो कि हमने यूथ के इंटेलेक्ट को या ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना है, वेस्ट करना है, ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। एक बात, इसलिए अब वे आउट इसमें ये वे आउट ये निकलता है कि इंडिया एक तरफ तो अडॉप्ट करे नेचुरल एग्रो क्लाइमेट जोन के मुताबिक खेती, नेचुरल एग्रीकल्चर एक बात, और उसमें जो नए मॉडल जो आए हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत बड़ी कम है। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में पीस एग्रीमेंट करें और हथियारों की खरीदारी दोनों करें और पैसा जो बचेगा उसके लिए इको टास्क फोर्स बनाएं। वो इको टास्क फोर्स जो है वो अपनी सारा HKS जो हिमालयन को करम और हिंद कुश पर्वत को अफगानिस्तान से लेके हरा भरा करेंगे ताकि अपने ग्लेशियर्स जनरेट हो और पानी की सप्लाई लगातार एग्रीकल्चर को आती रहे। ये 2 बातें अगर इंडिया नहीं कर सकता और पाकिस्तान साउथ एशिया नहीं कर सकते तो हम आज उसी चक्कर में पड़े रहे, कल भी उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया जो है वो साउथ एशिया का मेन प्लेयर है एक बात, और उस मेन प्लेयर को, बड़े कैप्टन को सब जो छोटे प्लेयर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन एंगल से करना पड़ेगा कि ताकि वो इसको अपना एक मित्र दोस्त माने, ना कि अपना वो एक बास माने। हम बास की तरह एक्ट करते हैं। और वाजपेयी की बात मुझे याद आती है कि नेवर नहीं बदलता, दोस्त बदला जा सकता है। तो दोस्ती तो अमेरिका के साथ पक्की, मगर क्या मालदीप है बेचारा टकराव चाइना का अड्डा बन गया। लंका हरबन टोटा चाइना के पास, चाइना का अड्डा बन गया। भूटान प्रो चाइना, नेपाल प्रो चाइना, पाकिस्तान प्रो चाइना। हम कहाँ खड़े हैं भाई? अमेरिका के सिर पर। और जहां भी साउथ एशिया अमेरिका जाएगा वो वहां डिस्ट्रक्शन करेगा। ये पहला फार्मूला है। अगर इस मोटी बात को हम किसान लोग अपहोल्ड नहीं करते तो हमारी पोजीशन ना WTO से निकलने वाली होगी ना कहीं आगे चल सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आगे और डील करेंगे, पहले इस पर क्वेश्चनरी है। चलो आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवालाल जी, कुछ आपने हैंड रेज किया, कह दे। अब 2 मिनट बच रहे हमारे पास में, सम अप करेंगे। और किसी साथी का हो तो हैंड रेज कर दे। हाँ, शिवालाल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, टिप्पणी अपने। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि
रूपचंद जी तो इंटरनेशनल रिलेशन पर चले गए। देखिए, जो मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिल है, ये दरअसल क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट WTO इसके सामने एक तरीके से सरेंडर करने की तैयारी भी कर रही है। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि हम WTO का फायदा कैसे ले सकते हैं, तो WTO का फायदा आप ऐसे ही ले सकते हो, या तो आप जो ग्रीन बॉक्स से ब्लू बॉक्स या आमिर बॉक्स के रूप में आप फायदा ले सकते हो, या फिर आप फायदा ले सकते हो जो जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट के लॉबी बनाए या कॉरपोरेट ग्रुप बनाए, चाहे वो किसानों का बने, चाहे मंडियों का बने, चाहे प्रोड्यूसर जो भी है उनका बने। तो भारत सरकार अब क्या कर रही है कि ये जो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मिंग से रिलेटेड बना रही है, ये इसका मकसद यही है कि WTO से फायदा ले, क्योंकि WTO के जो रूल्स है वो यही कहते हैं कि आप जितना एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज करोगे, जितना आप उसको इंडस्ट्रियलाइज करोगे, जितना उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। तो इसका फायदा लेने के लिए ये भारत सरकार ये 3 बिल लाई है, ये 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें फार्मर्स का कोई सीधा फायदा नहीं है, ना भारत सरकार को भी कोई सीधा फायदा नहीं है, ये सिर्फ भारत सरकार के जो कॉर्पोरेट है ठीक है उनको ही फायदा हो। हाँ, रूपचंद जी संक्षेप में अब 1 मिनट बच रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है ना, आपने इसका संविधान तो हनुमान जी ने देखा है कि इसका इलेक्शन कमीशन लगा है, इसकी वोटिंग पावर लगा है। वो देखो, इसमें ये जो कहना चाह रहे हैं कि भाई प्योरली हो, लेकिन सरकार ने चोटी पकड़ के और इनको एक गुलाम के तहत काम करने का जो कंसेप्ट है ना, कोऑपरेटिव का जो ICA का जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है, और ये जो अमित शाह का कोऑपरेटिव मॉडल है ये अलग है। बस यही मैं चाहता था, बस यही बात है। नाम जो है ना वो कोऑपरेटिव दे रखा है इन्होंने, लेकिन वो मॉडल एक्चुअली भारत की जनता उस लिफाफे में ही फिट बैठती है। ये भी एक इसका कारण जोड़ा जा सकता है। एक 1-2 मिनट और बच रहे हैं, भाई किसी के पास कोई हो तो, वरना हमारा सेशन ओवर करना चाहेंगे हम। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, एक सेंटेंस है कि जैसे अमूल है, तो अमूल है वो WTO के रूल्स के तहत भी तो दूध दुनिया के मार्केट में भी उपलब्ध करवाता है या करवा सकता है। तो ऐसे ही जो 3 ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है, ये भी वही है। नहीं, वो स्वालाल जी वो बात बिल्कुल अमूल की तरह है, लेकिन अमूल से किसान फायदा, हमारी लड़ाई किसान को फायदा देने की है। बाकी तो ढांचा ठीक है भाई, आप कंपनी के एक्ट के शेयर होल्डरों को देते, यहाँ कोऑपरेटिव में इनको देते, लेकिन कोऑपरेटिव का जो ढांचा इन्होंने खड़ा किया वो आम जन के विरोध में खड़ा हुआ है। ये है मेन लड़ाई का जड़ यहाँ है। जो बिल बनाना इनका, वो बिल नेगेटिव बिल है इनका। ये बिल बनाया कि भाई मेरा एक चुनाव आयोग होगा, हम ऐसे चुनाव कराएंगे, फिर इनको हटाएंगे, राज्य की कोऑपरेटिव को खत्म करेंगे, पूरा मुट्ठी में लेंगे हम, फिर आपको देंगे, बजट देंगे। ये जो बिल है ना, ये प्रॉपर बिल कोऑपरेटिव माइंडसेट से नहीं है, पावर सेंट्रलाइजेशन माइंडसेट से है। जो कंपनी अपना माइंडसेट रखती है पावर को सेंट्रलाइज करने का, जैसे अडानी कंपनी का मालिक है, उस तरह से कोऑपरेटिव में भारत सरकार का, भारत सहकारिता मंत्री कंट्रोल में है। ये इस बिल में गड़बड़ है, ये लड़ाई हमारी है इसमें। तो चलो ठीक है, हमारा टाइम ओवर हो रहा है और हम यहीं अपने सेशन को खत्म करेंगे, और अगले संडे फिर इसी टाइम आप लोगों के बीच में मिलेंगे इन्हीं बातों को लेकर के, और आपके साथ में रहेंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड है। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का मेरा चैनल है, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, उस पर ये अपलोड हो जाएगा। आप जिन किन्हीं को चाहिए साथियों को शेयर करके और उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप हनुमान जी इसका टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, अब आगे पीछे नहीं बोला। हाँ, एडजस्ट से क्या मतलब थोड़ा लंबा तो खींचते ही है, जैसे 1:02 पे है। शाम को कर दीजिए, जैसे 5:30 बजे, 6 बजे शाम को हमारा चलता है वो ट्विटर स्पेस। हम राउंड द क्लॉक दुनिया के बीच में कोई डिस्कशन लेके बैठ रहते हैं, क्योंकि जैसे मैं गाँव में आया ना, सुनो। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन ये क्या फिर नेट भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अपने अंकल की डेथ हो गई है कि मैं बाहर जाना था। हाँ, नहीं वो ठीक बात है। सुबह 5 बजे हम एक रील जारी कर देते हैं, 1.5 मिनट का, जनता को एक वो कैप्सूल दे देते हैं। 11 बजे ये हो जाता है। शाम को 8:30 बजे हम
ट्विटर स्पेस में बैठ लेते हैं, उस पे भी कई साथी जुड़ते हैं। अच्छा अच्छा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।